नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। जय जवान जय किसान। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त लाल बहादुर शास्त्री के दिए इस नारे से देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। देश का जवान तो सीमा पर तैनात है, पर किसान खेत के बजाय सड़कों पर है। जी हां, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ 74 दिन से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को देश भर में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। छत्तीसगढ़ में भी 25 नेशनल और स्टेट हाईवे में 3 घंटे तक चक्का जाम रहा, जिससे कांग्रेस ने समर्थन दिया। मामला चूंकि देश के सबसे बड़े वोट बैंक किसान का है, लिहाजा इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राजनीतिक दलों में किसानों का हमदर्द बनने की होड़ लगी है? इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ये किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आंदोलन कमजोर होने के बजाय अब और फैलता जा रहा है। नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, वाहनों की लंबी लंबी कतारें, नारेबाजी और धरना प्रदर्शन। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में किसानों ने दोपहर 12 से 3 बजे तक 25 नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम किया। किसान संगठनों ने लगभग सभी जिलों में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान केवल आपात सेवा में लगे वाहनों को छूट दी गई। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने दावा किया कि ये आंदोलन अब सिर्फ 3 राज्यों में नहीं बल्कि पूरे भारत का है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के चलते गांव आज गुलाम हैं, देश आजाद है, इसकी लड़ाई है। ये तीनों काले कानून को भारत सरकार को वापस लेना होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी उनको देना होगा और लेके रहेंगे। ये भारत के किसानों ने ठाना है। बार बार कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों का आंदोलन है, कुछ राज्यों का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है और छत्तीसगढ़ के किसान इस आंदोलन में एकजुट हैं, एक साथ हैं, इसलिए आज सारे किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन रहा। प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, चक्का जाम किया। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों का हक छीनने का आरोप लगाया, तो विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को दिल्ली आंदोलन के लिए चावल भेजना याद है, लेकिन प्रदेश के किसानों की सुध लेने की फुर्सत नहीं। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के रास्ते में कीलें गड़ाई हैं। ये तो रावण राज में जो काम नहीं हुआ वो मोदी राज में हो रहा है। और ये तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान आज चक्का जाम किए थे। कांग्रेस ने भी उसमें समर्थन किया, आदरणीय राहुल जी ने भी समर्थन किया और समूची छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सड़कों में चक्का जाम करके उस आंदोलन को समर्थन दिया। दिल्ली दंगाइयों को समर्थन देने के लिए ये कांग्रेस और सरकार लगी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। उनको परखने वाला, पूछने वाला तो न कांग्रेस के मंत्री है, न उनके कोई सहयोगी है। उधर दिल्ली में भी किसान आंदोलन को लेकर हलचल तेज हो रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने तीनों कृषि कानून को 2 अक्टूबर तक वापस न लिया तो वो आंदोलन के विस्तार पर काम करेंगे। कुल मिलाकर सरकार हर तरीके से किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को हटाने से कम पर तैयार नहीं है। स्टार जैन के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। राजनीति में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से बदलाव होता है। कभी शहरों से शुरू होता है, कभी गांव से। इस बार खेतों से शुरू हुआ है और जो सड़कों तक पहुंच गया है, चाहे दिल्ली हो, चाहे रायपुर हो, चाहे भोपाल हो, जितनी बड़े शहर है वहां पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। और जैसा शुरू में बोला गया कि ये 3 राज्यों का ही आंदोलन है, तो उससे बढ़कर अब ये पूरे देश में फैल रहा है।
सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसका हल क्या है, कैसे ठीक हो सकता है, कैसे स्थितियां ठीक हो सकती हैं, कैसे सरकार और किसानों के बीच में बर्फ पिघल सकती है और इसके कारण जो जनता को, किसानों को, बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। किसान खेती किसानी के वैज्ञानिक पक्ष को जानने वाले और छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे से किसानों के अधिकारों, उनकी बातों के लिए संघर्ष करने वाले चेहरा बन चुके संकेत ठाकुर जी हमारे साथ हैं किसान नेता के रूप में। कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से युवा नेता अनुराग सिंहदेव जी हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बात संकेत जी आपसे कर ली जाए, क्योंकि आप लगातार इसका झंडा उठाए हुए हैं, जब कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला था तब भी, और गाहे बगाए आप किसानों के जो भी मुद्दे हैं उनको मीडिया के सामने लाते हैं, जनता के सामने लाते हैं। आपको क्या हाल दिखता है? क्या जो आपने आज आंदोलन किया या उस आंदोलन को सपोर्ट किया जो दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली की सीमा पर चल रहा है, उससे क्या फायदा होगा? इसका हल कैसे होगा? देखिए श्री जी, समस्या केंद्र सरकार ने खड़ी की है तो समाधान भी केंद्र सरकार को निकालना होगा, और समाधान इस पूरे मामले का सिर्फ यही निकल के आ रहा है यह संयोग मात्र नहीं है कि इस देश में पहली बार ऐसा कानून आया है जिसकी मांग कभी किसानों ने नहीं की थी, और इससे प्रधानमंत्री जी यह बोलकर लोकसभा और राज्यसभा में लाए कि ये किसानों को आजादी देने वाला कानून है, जबकि यह कानून बहुत साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून है, किसानों की बर्बादी का कानून है। उसको हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे पूरी यानी जिस कानून का गहराई से अध्ययन करने की जरूरत भी नहीं, मैं कहूंगा ये बड़ा साफ साफ इस कानून में लिखा हुआ है। कानून में क्या लिखा हुआ है कि किसान अपनी उपज को देश के किसी भी स्थान में बेच सकते हैं। किसान बेचने कहां कहां जाएगा? किसान तो अपनी मंडी ही जाता है आमतौर पे, उससे आगे नहीं जा सकता। तो यह कानून कारपोरेट के लिए बनाया गया है कि कारपोरेट अब दुनिया देश के किसी भी स्थान से किसानों से उपज खरीद सकते हैं, उपज की कीमत मनमाने ढंग से तय कर सकते हैं और उपज को जितना चाहे उतना अपना भंडारण कर सकते हैं। संकेत जी, कानून बड़े स्पष्ट रूप से कारपोरेट के लिए बना हुआ कानून है, इसलिए किसान विरोध में खड़े हुए। जी शेरी जी, ये जो आप बातें बोल रहे हैं, ये सब बातें हम पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसके पास लोग बाग जाने भी लगे हैं, और उसके बाद राकेश टिकैत ने भी जिस तरह कहा कि 2 अक्टूबर तक यदि इसका हल नहीं निकला तो फिर एक बड़ा स्वरूप इसका सामने आएगा। तो ये जो पीरियड होगा, जो केंद्र सरकार ने वैसे एक प्रस्ताव भी रखा था कि हम 1.5 साल तक इसको मुलतवी कर सकते हैं, इन सब के बीच में आपको क्या लगता है, क्या अभी तात्कालिक हल क्या हो सकता है? तात्कालिक हल इसका नहीं हो सकता, इसका दीर्घकालिक हल ही निकलेगा श्री जी। और हल एक ही है कि आप या तो किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात किसान कह रहे हैं उसकी गारंटी दीजिए। वो कानून क्यों नहीं बना रही सरकार? सरकार हिचक क्यों रही है? क्योंकि सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि वह किसानों की उपज की कीमत को बाजार के हवाले तय करना चाहती है। और बाजार अभी तक देखिए इस देश में यह व्यवस्था रही है कि जब भी सरकार अगर किसानों से उपज खरीदती है तो उसका कोई समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। ये पुरानी व्यवस्था बनी हुई, वो इसलिए कहा जाता है कि बाजार लूट लेता है किसानों को। आज भी आप देखिए मंडी में धान बिक रहा है 1200 से 1400 क्विंटल में, सरकार खरीदी कर रही है 1860 रुपए क्विंटल में। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार गारंटी दे रही है कि हम आपसे जब भी खरीदेंगे तो एक निश्चित कीमत पर खरीदेंगे। अब यह निश्चित कीमत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह भी नहीं मिलेगा, ये कानून कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका एकमात्र समाधान सरकार के पास ये कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी गारंटी का कानून लेकर आए तो हो सकता है इसका कोई समाधान निकल जाए। चलिए ठीक अन्यथा है, किसान यूं ही सड़क पे खड़े रहेंगे। चलिए ठीक है, मैं वर्ल्यानी जी के पास जाता हूं। वर्ल्यानी जी, आपकी पार्टी ने इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट किया है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बाकी जगहों पर कांग्रेस सामने आई है, जैसा कि आपकी पार्टी के नेता रविंद्र चौबे ने भी कहा कि राहुल गांधी का भी इसमें सपोर्ट है। मैं ये जानना चाहता हूं, जो बात नरेंद्र सिंह तोमर जी ने संसद में कही है कि आपकी पार्टी का जो शासित राज्य है, कांग्रेस का जो शासित राज्य है पंजाब, वहाँ पर किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो जेल जाने का प्रोविज़न किया है, और आप यहाँ पर एक दूसरी बात करते हैं, आप कहते हैं ये वाला कानून ज़्यादा खराब है, जबकि वहाँ पर जो आपका कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहाँ पर जो स्थिति है, जो कानून बनाया है, वो तो ज़्यादा खतरनाक है।
नहीं, मेरी राय में पंजाब में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी बात ये कर रहे हैं, ये भ्रम फैलाने का तरीका है। असल में क्या है, रोज नए नए शिकूफे छोड़े जा रहे हैं किसान आंदोलन को गुमराह करने के लिए। अब जब देश भर के किसान उठ खड़े हुए हैं तो उनकी मांगों को पूरा करने में क्या हर्ज है। केवल यहाँ समस्या ये है केंद्र सरकार के सामने कि वो बैकफुट पे जाना नहीं चाहते हैं। ये एक विचित्र बात है। लोकशाही में यदि जनता किसी कानून को पसंद नहीं कर रही है तो उसको वापस लेने का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। उसमें इनको परेशानी क्या है, ये क्यों सोच रहे हैं? कोई ये तानाशाही सरकार है कि लोकतांत्रिक सरकार है? तानाशाह ये होता है कि मैंने कह दिया और तुम नहीं मानोगे, ठीक नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में आप जिस समाज या जिस वर्ग के लिए आप कानून बना रहे हैं उस वर्ग को ही ये कानून पसंद नहीं है तो आप क्यों जब थोपना चाहते हैं? उन्होंने तो मांग नहीं की थी किसानों ने कि हमें ये कानून दे दी जाए। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड में देश को ले जा रहे हैं। वल्याणी जी, दो चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, क्या उसकी रिपोर्ट आने तक कांग्रेस या किसान नेता वेट नहीं कर सकते? और दूसरी बात जो आपने कही कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों से पूछ कर किया जाना चाहिए। तो यदि इस मामले में पीछे जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जब कांग्रेस ने ऐसे कई नियम कानून बनाए, देश में इमरजेंसी की बात हो, उस समय क्या जनता से पूछ के इमरजेंसी लगाई गई थी? तो ये बातें दोनों तरफ आएंगी, फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ आएंगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आने और सुप्रीम कोर्ट का उसमें जो वर्डिक्ट आएगा तब तक आप रुक नहीं सकते या किसान नेता रुक नहीं सकते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में गुमराह किया गया। जो नाम सरकार ने दिए कमेटी के लिए, सुप्रीम कोर्ट को तो बाद में मालूम पड़ा कि वो जो नाम है वो तो कानून के समर्थक नाम है। अब जिन लोगों ने कानून का ड्राफ्ट किया है, उनका समर्थन किया है, उस कमेटी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो जनता को धोखा देने वाली बात हो गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी धोखे में रखा इस मामले में देखा जाए तो। वल्याणी, जैसा आप कह रहे हैं कि पूरा जब देश का किसान इस कानून को पसंद नहीं कर रहा है जी, वल्याणी, जैसा आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया, तो इतनी बड़ी संस्था है जो देश में न्याय की सर्वोच्च संस्था है, तो उसको क्या इस तरह से गुमराह किया जा सकता है? क्या आप इस बात को यकीन के साथ कह सकते हैं कि जजेस को नहीं मालूम होगा ये कौन लोग हैं? देखिए, जजेस से आप ये उम्मीद करना कि वो हर व्यक्ति के बारे में उनका बैकग्राउंड पता लगा के कोई करेंगे। सामान्यतः परंपरा ये होती है कि केंद्र सरकार यदि कुछ सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाती है तो वो कहती है कि ऐसे एक्सपर्ट्स के नाम दीजिए जो कृषि के मामले में जानकार हों और निष्पक्ष ढंग से काम करने वाले लोग हों। तो लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के नाम दे दिए, एक्सपर्ट जरूर हैं लेकिन ऐसे लोगों को नाम दिए जिन्होंने कानून के ड्राफ्ट किया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के साथ सरासर मजाक किया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को लगातार 2014 से गिराने का प्रयास हो रहा है, अनेक मामलों में हमने देखा है। तो इस मामले में भी सरकार की भूमिका बहुत ही संदेहास्पद। चलिए, आपकी बात पर अनुराग सिंहदेव जी से बात कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अनुराग सिंहदेव जी। ये जो बात वल्याणी जी ने की कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया, ये इस बात पर तो आपका जवाब चाहूंगा ही। इसके अलावा ये एक बात और भी आई, आपकी पार्टी के मध्य प्रदेश में नेता हैं रघुनंदन शर्मा, उन्होंने कृषि मंत्री पर ही आरोप लगाया है कि आप लोग अहंकार में हैं और यदि किसान अपना भला नहीं चाहते हैं तो आप जबरदस्ती उनका भला क्यों करना चाहते हैं? आप इस कानून को वापस क्यों नहीं ले लेते हैं? आपकी पार्टी के एक दूसरे नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं, उन्होंने भी 3 सूत्री फार्मूला दिया जिसका एक बड़ा बिंदु ये है कि राज्यों को इसकी छूट दे दी जाए। तो पार्टी इस तरह की चीज़ों पर क्यों नहीं अमल करना चाह रही? अपनी पार्टी के अंदर की जो आवाज़ है उसको भी क्यों नहीं सुनना चाह रही? देखिए श्री जी, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही पूरी तरीके से गुमराह करने का काम कर रही है। और अभी अभी वल्याणी जी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग उस टीम में नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? क्या कांग्रेस के लोगों का नाम सरकार देती है उसमें? तो निश्चित रूप से जो नाम दिए गए हैं वो उन्होंने कानून क्यों लाया है, किस मंशा से लाया है,
उसमें क्या विशेषताएं हैं, ये सारे विषय को जानने वाले लोग हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका नाम दिया जाएगा उसमें। रही बात अलग अलग प्रकार के धारणाओं की, आप देखिए, मैं तो इसको शुरू से इसका विश्लेषण करना चाहता हूं कि 26 नवंबर से जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तो 26 तारीख से लगातार कितनी वार्ताएं हो चुकी। सरकार ने हर पहलू पर हर बार 2 बार 3 बार 4 बार वार्ताएं की, सारे विषयों पर चर्चा हुई, सारे मामले उनके सामने स्पष्ट किए गए, एमएसपी की बात स्पष्ट की गई, मंडी की बात स्पष्ट की गई, और उसके बाद ये भी कहा गया कि किस क्लॉज में आपको चर्चा करना है ये बताया। तो सारे चीजों को एक सिरे से जब दरकिनार कर दिया जाए और दरकिनार करने के बाद सिर्फ एक एजेंडा आखिरी में तय कर दिया जाए कि इस कानून को रद्द करो, तो निश्चित रूप से इसके पीछे की जो मंशा है उसको अब देश समझ चुका है, किसान समझ चुके हैं, और इसके पीछे की जो स्टोरी है वो भी कनाडा से लेके यहाँ तक आ गई है। क्योंकि 26 तारीख को जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने उस समय इस आंदोलन को समर्थन दिया पहले ही दिन, और उसके बाद आज के तारीख में जो टूल किट है, जो टूल किट से लेकर जो पूरा रणनीति का खुलासा जो यहाँ पर स्टार्स ने किया है, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो चाहे रिहाना जी हो, उससे पूरा आंदोलन का चित्र स्पष्ट हो चुका है। और अब इस आंदोलन को जो समर्थन मिलना था पूरे तरीके से भारत बंद भी करा के देख लिया पहले, आज चक्का जाम भी करा के देख लिया। सिर्फ कांग्रेस सरकारों के समर्थन से जहां पर यह आंदोलन टिक सकता था, उसके अलावा भारत में इसका कोई असर कहीं भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि पूरे तरीके से षड्यंत्र का और प्रायोजित तरीके का आंदोलन संचालित है, जिसका आम तौर पर जो आम किसान है वो धीरे धीरे इसके बारे में समझ चुका है, और धीरे धीरे इनका पर्दा उठ जाएगा। अनुराग जी, आपकी बात मान भी ली जाए तो आपकी पार्टी के 2 नेता ऐसे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी और रघुनंदन शर्मा, जिन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला है कि इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर इस कानून को यदि किसान अपना भला नहीं चाहते, जैसा उनको लग रहा है किसान, आपकी पार्टी को लग रहा है कि किसानों का भला होगा इस कानून से, और उनको लग रहा है कि किसान अपना भला नहीं चाहते, तो इसको क्यों ना इस कानून को लागू ना किया जाए। एक बात। दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो राज्यों के ऊपर डालने की बात की है, इन दोनों बातों पर एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा आपकी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले कृषि सुधार के लिए कई सारी कमेटियां बन गई, कमेटियों की रिपोर्ट आई, 11 साल पेंडिंग रही, सरकारों ने उस पर विचार नहीं किया कृषि सुधार कैसे होगा, और इसीलिए देश के किसानों की स्थिति 70 साल में यहां पहुंची। तो यदि सरकार कोई सुधार लागू करती है तो आंदोलन सुधार लाने के लिए होना चाहिए या सुधार के खिलाफ होना चाहिए, पहला प्रश्न तो ये उठता है। और मान लीजिए कोई किसान या कोई संगठन ये कहे कि हम ये नहीं करना चाहते, हम इसके खिलाफ हैं, तो क्या देश की सरकार जो है वो आम किसान हित को दरकिनार कर दे, इस आंदोलन के सामने झुक जाए? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और सरकार, मोदी सरकार जो भी कर रही है वो निश्चित रूप से एक बड़े परिवर्तन को लेकर, किसानों के जीवन स्तर को उसमें सुधार को लेकर और उनकी आय दुगनी करना है, इस लक्ष्य को लेकर ये काम किया जा रहा है। और अनुराग जी, आपने बोला कि जो दूसरी पार्टियां हैं या कांग्रेस के नेता हैं या जो किसान नेता हैं वो इसको समझ नहीं रहे हैं, और केंद्र सरकार किसानों का भला करना चाह रही है। जो रिपोर्ट थी किसानों की आय बढ़ाने की, उस पर किसी ने काम नहीं किया, आपकी सरकार ने काम किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी सरकार की मंशा पे सवाल क्यों उठ रहा है? एक काम तो कम से कम किया जा सकता था कि एमएसपी के मामले में, जो उसकी गारंटी के मामले में यदि सरकार कर देती तब भी कुछ समझ में आता कि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती, उस पर क्यों कोई डिसीजन नहीं हुआ? देखिए, इस कानून के प्रभावी होने के बाद एमएसपी में सारी खरीदियां की गई है समर्थन मूल्य पर देश भर के अंदर। 2 चीजें अलग अलग हैं अनुराग जी, सब में एमएसपी पे खरीदी अलग चीज है और एमएसपी की गारंटी अलग चीज है, उसके लिए कानून अलग चीज है। देखिए, गारंटी तो सरकार ने अब बजट में प्रावधान बोल दिया कि एमएसपी जारी रहेगी और गारंटी दोनों चीजें अलग अलग हैं अनुराग जी। कानून बनाना है यदि, तो इससे पहले कांग्रेस सरकार भी थी, कांग्रेस ने भी कानून बनाया एमएसपी पर, उनको बनाना चाहिए था कानून। तो आज वो किस मुंह से ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे कड़े देखिए, अभी सरकार आपकी कांग्रेस की नहीं है। खैर, मैं कांग्रेस ने 70 साल में एमएसपी में कानून बनाया है क्या सर? ये भी प्रश्न मैं करना चाहता हूं माल्यानी जी से। और संकेत जी भी बैठे, वो भी जानते होंगे कांग्रेस ने क्या कानून बनाया है इस पर क्या।
तो निश्चित रूप से यदि सरकार बोल रही है कि हम इस पर अडिग है, एमएसपी जारी रहेगी, यथावत रहेगी, तो निश्चित रूप से उस पर एक गारंटी मानी जानी चाहिए सरकार। गारंटी मानी जानी चाहिए और गारंटी दोनों चीजें अलग हैं अनुराग जी, क्योंकि पूरा कानूनन मामला है। खैर आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ही। मैं वर्ल्यानी जी से जानना चाहूँगा कि जो बात अनुराग जी कह रहे हैं कि इसको गारंटी माना जाना चाहिए और ये जारी रहेगी, आप इस बात से कितने सहमत हैं? और अभी हाल फिलहाल में जो स्थितियां बन रही हैं वो किस दिशा में जाने वाली हैं? देखिए, एक तो मैं अनुराग जी को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश में हरित क्रांति के माध्यम से किसानों को आज इस उच्चतम स्तर पर भेजने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। अब सवाल ये आ रहा है कि आज परिस्थितियां दूसरी हैं। केंद्र सरकार की मंशा पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में कहा था आमदनी दुगनी हो जाए किसानों की, दुगनी तो हुई नहीं, उल्टा उनकी दुर्दशा शुरू हो गई। और एमएसपी की गारंटी अलग चीज है, आप देंगे बोल रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर भी सरकार अंकुश लगाने जा रही है। वो इस बजट से सिद्ध हो जाता है कि बजट में इन्होंने एफसीआई के लिए प्रावधान ये रखा है कि एफसीआई को जो स्मॉल स्केल एक कारपोरेशन से लोन मिलता था, अब उससे लोन मिलना बंद हो जाएगा। मतलब भविष्य के लिए केंद्र की मोदी सरकार एमएसपी को भी खत्म करना चाहती है, धान और जितनी उत्पाद हैं उसको समर्थन मूल्य से खरीदी भी बंद करेगी, और जो गरीबों का राशन है राशन दुकानों से, उस पर भी अंकुश लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए इन पर क्या विश्वास किया जा सकता है? इसलिए देश का किसान और देश का गरीब दोनों इस सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं कि ये तीनों कानून रद्द करिए, तभी कोई बात आगे बढ़ पाएगी। और मैं सोचता हूं कि लोकशाही में जो जनता की आवाज है उसको स्वीकार करने में हिचक होनी नहीं चाहिए। वर्ल्यानी जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि यदि केंद्र सरकार एक कानून को वापस नहीं लेती है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो इन कानूनों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दे देती है, तब क्या स्थिति बनेगी? क्या इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, मुझे विश्वास है कि यदि केंद्र की मोदी सरकार में यदि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति और संविधान के प्रति आस्था है तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा और बैकफुट पे आना पड़ेगा। पर आपने तो पहले ही कहा कि उनको आस्था नहीं है ना, आपका कहना है कि उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। आस्था नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि किसानों ने मना कर दिया है। जितने भी आंदोलन करने वाले संगठन हैं जो बहुमत में हैं, उन्होंने कहा है कि हमको कमेटी से ना बात करनी है ना इसकी कमेटी की रिपोर्ट में कोई विश्वास है। चलिए ठीक है, मैं संकेत ठाकुर जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। भूल जाइए क्या देती है क्या नहीं देती है। संकेत जी जी एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। आपने दोनों नेताओं की बात सुनी है। जी केवल एमएसपी की यदि सरकार गारंटी दे दे या कानून बना दे तो क्या तात्कालिक हल निकल सकता है? देखिए श्री जी, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना संकेत जी, मेरे पास समय नहीं है, मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं बहुत ही संक्षिप्त उत्तर चाहता हूं आपका। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बात कर रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास अवसर है कि किसानों के हक में बात को उठाए, और ये डब्ल्यूटीओ का दबाव है, जो विश्व व्यापार संगठन का दबाव है, जिसके चलते एमएसपी हटाने की बात हुई, तीनों कानून लाए गए हैं। तो डब्ल्यूटीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जाकर इस बात को साफ साफ रखे कि हमारे देश के किसान, हमारे देश का अन्नदाता इन कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए डब्ल्यूटीओ की शर्तों में बदलाव लाया जाए, जो एमएसपी हटाने की बात की जाती है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आप सभी को लगता है कि इस कानून को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को छोड़ दें, तो आपको लगता है कि इस कानून के वापस होने से ही किसानों का भला होगा। लेकिन ये तो किसान, या जब ये कानून लागू होगा, जैसे अभी केंद्र सरकार ने इसको स्थगित रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित रखा है, उसके बाद जब ये कानून लागू होगा और इसका जो परिणाम आएगा, तब पता चलेगा किसानों के हित में कितना है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसान तय करेंगे इस देश में किसकी सरकार होगी और उनका भला कौन कर सकता है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।